हेलो दोस्तों, मैं सुरेश यादव सक्सेस अड्डा फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एसी थ्योरी। ठीक, तो पिछले लेक्चर हमारा जैसे हो गया था ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव हमने एक सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, बाई मिस्टेक हो गया था कि हमने क्या लिया था कि 30 माइक्रोफैरेड और 30 माइक्रोफैरेड और 30 माइक्रोफैरेड के 3 संधारित्र हमने कहा था समांतर में जुड़ेंगे, उसका टोटल मान क्या आएगा। तो हमने शायद बाई मिस्टेक 10 बता दिया, तो क्या आएगा 90 माइक्रोफैरेड। ठीक है, यही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, डोंट वरी, टेंशन मत लेना, हम लोग देख लेते हैं क्या दिक्कत हुई है, नेक्स्ट लेक्चर में सही कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर शायद 2 था, तो आप लोग देख लीजिएगा, और सारे क्वेश्चन सही थे। क्लियर दोस्तों, चलो तो जल्दी जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए, सब लोग जल्दी जल्दी जुड़िए। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एसी थ्योरी, जिसकी फर्स्ट क्लास है, हमने इंट्रोडक्शन क्लास ले ली है। अब हम लोग बहुत आराम से एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ क्या पढ़ेंगे, एसी थ्योरी। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जा लेते हैं। एसी क्या, जैसे क्या हुआ था पहले, जो हमारा उत्पादन होता था डीसी का होता था ना, तो डीसी में जो उत्पादन हुआ वो कहाँ तक गया, 650 वोल्ट। यहाँ तक जाने के बाद इसका जो उत्पादन हो गया थोड़ा टफ हो गया, क्योंकि जो उत्पादन होता था आर्मेचर में उत्पन्न होता था एसी ना, जो उसका आर्मेचर था मशीन का, हमारा अल्टरनेटर का, उसमें एसी उत्पन्न होता था, तो उसको कलेक्ट करने में हमारा क्या होती दिक्कत हो रही थी। तो हमने क्या किया, इसको और इसके बाद जब इसका आउटपुट आया, इसको स्टेप अप या बढ़ाया या स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं कर पा रहे थे हम लोग, इसलिए इसको हमने क्या किया, छोड़कर हमने क्या किया, एसी का उत्पादन शुरू किया ना। तो एसी में क्या हुआ, एसी को हम विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफार्मर की सहायता से क्या कर सकते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, और स्टेप अप स्टेप डाउन तो हमारे जैसे हमने जैसे 11 केवी का उत्पादन किया, अगर आपसे पूछ लिया 11 केवी का जो उत्पादन हुआ है कैसा वोल्टेज है, तो आपको याद रखना है ये कौन सा वोल्टेज होता है, लाइन वोल्टेज। हाँ दोस्तों, कौन सा वोल्टेज होता है, लाइन वोल्टेज। जो बिजली का उत्पादन होता है इंडिया में, सामान्यतः पूछता है ना कि इंडिया का स्टैंडर्ड जनरेशन वोल्टेज, उत्पादन वोल्टेज कितना है, तो आप लोग बताते हो 11 केवी। मगर ये पूछ लेगा उत्पादन जो 11 केवी होता है कौन सा वोल्टेज है, तो लाइन टू लाइन। क्लियर, तो लाइन टू लाइन वोल्टेज आपको जाना है, लाइन वोल्टेज बोल देना, लाइन वोल्टेज होता है 11 केवी। क्लियर, तो जैसे 11 केवी उत्पादन हुआ, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में ट्रांसफार्मर, इसको हम लोग 220 केवी, 132 केवी और 400 केवी ना दोस्तों, 400 केवी या फिर 765 केवी, अब इतने तक का हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज को स्टेप अप कर रहे हैं। और जैसे जैसे वोल्टेज को स्टेप अप कर देते हैं, क्या होता है, धारा का मान क्या हो जाता है, घट जाता है ना। तो हमारा कंडक्टर पतला भी चल जाता है काम ना, तो धारा की चूँकि जो धारा होती है वो आई प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करती है ना। जितना धारा का मान ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मोटा तार लगाना पड़ेगा, कंडक्टर लगाना पड़ेगा। उससे बचत के लिए हमने क्या किया, ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज अप कर लेते हैं, जिससे हमारा पतले तार से भी काम हो जाता है। क्लियर दोस्तों, समझ में आया चीज़। तो इसीलिए हम अब जो उत्पादन होता है क्या होता है, एसी हो गया है। बट अभी ऐसा नहीं है कि डीसी का उपयोग नहीं हो रहा, हमने आपको बताया था उसमें भी कि डीसी का जो उपयोग है बहुत हो रहा है, मगर उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं ना, डायोड लगा के कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसमें हमारा रेक्टिफायर लगा के जो भी, तो इसमें हमारा क्या होता है, जैसे हमारा हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग, नाम सुने होंगे ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब विद्युत लेपन। विद्युत लेपन जो किया था वहाँ पे डीसी की आवश्यकता होती है। उसके बाद बैटरी चार्जिंग ना, बैटरी चार्जिंग आप लोग बताते रहे, बैटरी चार्जिंग में भी क्या करते हैं हम लोग, डीसी का ही उपयोग करते हैं। यूनी डायरेक्शन करंट चाहिए, बैटरी चार्ज करना है तो आपको पूछेगा कौन सी करंट चाहिए, तो यूनी डायरेक्शन। और यूनी डायरेक्शन करंट किस में मिलती है, डीसी में। एसी में तो क्या हो जाता है, अल्टरनेटिंग हो जाती है ना दोस्तों, कैसी हो जाती है, अल्टरनेटिंग हो जाती है। क्लियर, तो ये हो गया एसी और डीसी की बात। अब हम लोग बातें हैं एसी क्या होता है, एक एक परिभाषा आराम से समझते हुए एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, जिससे ज़रा सा भी कन्फ्यूजन नहीं आएगा। अब आती है हमारी प्रत्यावर्ती रास। क्लियर दोस्तों, प्रत्यावर्ती रास जिसको बोलते हैं क्या, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा,
नेक्स्ट लेक्चर में उसका हम लोग ले लेंगे। देखो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, प्रत्यावर्ती राशि, प्रत्यावर्ती धारणा जानने पहले प्रत्यावर्ती राशि जान लो। जैसे हम प्रत्यावर्ती राशि बोलेंगे इसका मतलब हम उसमें धारा व वोल्टेज, धारा व वोल्टेज दोनों की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही अल्टरनेटिंग क्वांटिटी होती हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे अब प्रत्यावर्ती राशि, आप लोग समझ जाना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वोल्टेज और धारा। तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी क्या होती है, तो वह राशियाँ, इसमें देखो तो परिभाषा देखो, सिंपल हम लिखा दें, आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। वह राशियाँ जिसका परिमाण वह दिशा, जिसको इंग्लिश में अगर दिक्कत परिमाण ना समझना उसको लिख लेना मैग्नीट्यूड, ठीक, मैग्नीट्यूड। वह राशियाँ जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ एक निश्चित क्रम में बदलते रहते हैं प्रत्यावर्ती राशि कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, प्रत्यावर्ती राशि कहलाती है। आपको समझ में आया कि वह राशियां जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ एक निश्चित क्रम में बदलते रहते हैं, वो कौन सी राशियां कहलाती हैं, प्रत्यावर्ती राशि कहलाती है। तो प्रत्यावर्ती राशि कहलाती है, तो इसमें हमारी पहली जो आती है प्रत्यावर्ती धारा। क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा, जिसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट क्या होगी, तो ये इस देखो यही परिभाषा सेम लिख दोगे, कह दोगे वह धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ एक निश्चित क्रम में बदलते रहते हैं उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं ना। वह धारा, देखो वह धारा जिसका परिमाण वह दिशा समय के साथ एक निश्चित क्रम में बदलते रहते हैं, ऐसी कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। क्लियर दोस्तों, तो दोनों परिभाषाएं आपको समझ में आई, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, एकदम बहुत आसानी समझना। देखो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण, और जो हमारी धारा दिशा होती है डायरेक्शन, की धारा की दिशा भी बदल रही है और मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है। किसके रिस्पेक्ट में बदल रहा है, समय के रिस्पेक्ट में, ठीक है। समय के साथ ऐसा नहीं अपने आप बदल रहा है, एक समय के बाद इसमें परिवर्तन हो रहा है, और वो भी एक कैसा क्रम है, एक निश्चित क्रम है। ऐसा नहीं कि इस वाले चक्कर में कुछ और बदला फिर अगला चक्कर कुछ और, नहीं, वही एक निश्चित क्रम में बदलता रहेगा सेम। तो उसी को हम लोग बोलेंगे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी या प्रत्यावर्ती धारा। क्लियर दोस्तों, स्क्रीनशॉट हो गया। हम लोग आगे चलते हैं, इसका हम लोग फिगर की बात करते हैं। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को दिखाते कैसे हैं, तरंग आरेख में, ठीक है। तो हम लोग इसका तरंग आरेख देखेंगे। तो तरंग आरेख देखने के लिए देखो ये, अब इसको आसानी से समझना, बहुत मज़ा आने वाला है एसी में आप लोग को। ये हमारी क्या हुई, एक साइकिल कंप्लीट हुई। देखो ये अगर हम लोग मान लें अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है या फिर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, हम लोग मान लिया वोल्टेज धारा दोनों का मान ले रहे हैं, ये चाहे जिसका आप लोग मान लीजिएगा ना। अब देखो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, देखो ये क्या है, ये हमारा वर्जिन है, मूल बिंदु है, यहाँ से धारा स्टार्ट हो रही है। ये हमारा क्या है, ओमेगा टी है, या टी रिस्पेक्ट मान ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, धारा यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे तो जीरो है, मगर देखो इसका मैग्नीट्यूड, इस पर क्या दिखाते हैं, इसमें हम लोग दिखाते हैं मैग्नीट्यूड इस पर दिखा सकते हैं। और ये क्या है, इस पर डायरेक्शन देख लेंगे। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड, देखो जैसे यहाँ का टाइम ये था तो मैग्नीट्यूड ये मिला, यहाँ पे टाइमिंग या मैग्नीट्यूड यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पहुँचा तो हमारा मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मैक्सिमम। इसी को बोला गया BM या फिर IM। अगर धारा का होगा तो IM, अगर वोल्टेज का ये हमारा तरंग होगा तो BM। क्लियर दोस्तों। अब देखो इसका अगर हम लोग
दिशा की बात करें तो देखो यहाँ पे इसकी दिशा ये थी, यहाँ पे ये थी, मगर इस पॉइंट पे दिशा ये हो गई, इस पॉइंट पे दिशा ये। देखो इस दिशा यहाँ पे मान लो, देखो यहाँ पे हमारा टाइम कुछ और रहा होगा, यहाँ का टाइम कुछ और रहा होगा, यहाँ का टाइम कुछ और रहा होगा, यहाँ का टाइम कुछ और है। हर टाइम पे देखो इसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है कि नहीं। क्लियर दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका देखो मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअस बदल रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में। उसके बाद धारा भी क्या है, बदल रही है, किसके रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में। तो ऐसी राशि क्या कहलाती है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी या प्रत्यावर्ती राशि कहलाती है, या फिर प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। क्लियर दोस्तों। अब देखो यहाँ पे देखो क्या मिल गया, मैक्सिमम पॉइंट। और यहाँ पे हमारा जो टाइम चला हो क्या है, T/4 चला है ना, 1/4 ही तो चला है। यहाँ पे आके T/आधा चल जाएगा, फिर यहाँ पे 3/4 चल जाएगा, यहाँ पे पूरा। तो ये हमारी हो गई अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अब इसकी अगर फिगर और बात करें कि इसका फेजर कैसे खींचेंगे। अब इसको पीछे बढ़ाओ, अगर इसको हमें दिखाना, जैसे आपको कुछ एंगल पे कोण दिखाना हो कि नियर अबाउट कोण कितना होगा, तो आप गेस कैसे लगाओगे। इसके लिए देखो इसको हमने आगे बढ़ा दिया। अब देखो इससे डॉटेड लाइन आगे बढ़ाओ, आगे जाएगी। ये हमारा नीचे वाला ग्राफ गया है, इससे डॉटेड खींचो, गई ना दोस्तों। अब देखो हर पॉइंट पे कब, यहाँ से ले लो, यहाँ की यहाँ पे जाएगी, और इसका पीछे से ले लोगे तो यहाँ पे आएगी। क्लियर। इसी प्रकार इसका भी आएगा और इसका आएगा। अब इसका मिलाने के, इसको हम लोग यहाँ मान लो इसका ओरिजिन पॉइंट है, इसको ऐसे खींच लो, ये गोला बन गया कि नहीं। 360 ही चक्र तो चल रहा है टोटल यार, उसी को देखो इसको उठा के इसमें जोड़ दिया गया, ये गोल चक्र बन गया। अब इसको यहाँ से तोड़ दो, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट इसका यही है ना, ये मिल रहा है इस पे। और इस नीचे पॉजिटिव साइकिल का मैक्सिमम पॉइंट ये है, और नेगेटिव साइकिल का मैक्सिमम पॉइंट ये है। जहाँ पे दोनों मैक्सिमम पॉइंट मिल रहे हैं, इसी को मिला दो। अब देखो दोस्तों ये 4 भागों में डिवाइड हो गया कि नहीं। तो पहला भाग इतने का भाग तो यही तो कहलाया 90 अंश। क्लियर। ये भी हमारा क्या हुआ 90, ये हमारा क्या हुआ 90, और ये हमारा 90 हो गया। अगर बात करें टोटल कितना हुआ 360, ये भी तो 360 ही गया है। ये 0 पे था, यहाँ पे क्या आया था π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, और यहाँ पे 2π। क्लियर दोस्तों, 360 गया। अब देखो इसका एंगल बन गया। अगर हम बात करें, जैसे आपसे पूछ ले इस एंगल पे कोण कितना बनेगा। क्लियर दोस्तों। अब अगर आप गेस कर, इसे यहाँ से नहीं जान पाते हो तो इसको मिला दो, देखो यहीं मिला दो, यहीं तो मिलेगा क्योंकि ये शुरुआत यहीं से हुई है। अब इसको देखो इससे मिला दो, तो नियर अबाउट कोण आप गेस कर सकते हो कितना बनेगा कि नहीं। जैसे अब इस पॉइंट पे पूछ ले तो इस पॉइंट पे जाके यहाँ पे कट करो तो 90 जान ही जाओगे। अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट को ले जाके देखो, ये देखो तुम सीधे खींचा, यहाँ मिला दो। अब देखो पूछेगा ये कोण कितना बना, तो 90 तो ये बना है, और प्लस ये जो बना हो 45, 135 अंश बन जाएगा कि नहीं। क्लियर दोस्तों, 135 बन जाएगा कि नहीं। तो आप कोण को बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कहीं भी पूछ ले आपसे, जैसे इस पे पूछ ले, इस पॉइंट पे ले जाके मिला दो, ये इसको मिला दो, 180 प्लस देखो ये 60, जो भी 55, एक गेस करके आप कोण को निकाल सकते हो किसी भी एंगल पे, इस सर्किल को बना के। इससे दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। आ रहा है ना दोस्तों, बहुत अच्छे, समझ में आ रहा तो आप लोग को। अब देखो हम लोग इसका छोटी छोटी कुछ परिभाषाएं हैं, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे इसमें ना दोस्तों। तो इसकी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। आप लोग बस एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिस दिन आप लोग 100 लोग लाइव आ जाओगे हमारे क्लास में, आप लोग जितना टाइम कहोगे उतना टाइम आपको ऑनलाइन दिया जाएगा, क्योंकि बस आप लोग को लाइव आना है। जितने ज़्यादा लोग रहोगे, 100 हो जाओगे, उसी दिन आपकी टाइमिंग बढ़ेगी। क्लियर दोस्तों। तो आप लोग एकदम शेयर करते रहा करिए। टेक्निकल क्लास हमारी जो है ये 9 AM पे लाइव रहती है। आप लोग आ जाया करिए बहुत जल्दी, सुबह 9 बजे एकदम लाइव रहिए। क्लियर दोस्तों। तो हम लोग चलते हैं आगे। अगर आगे हम लोग बात करें आवृत्ति की या आवर्तकाल की, तो इसकी परिभाषा क्या होगी आपको बताना। जैसे आवर्तकाल ना, पहली परिभाषा, अब इसको मिटाते हैं थोड़ा सा आपको परिभाषा समझाने के लिए, आप लोग समझना। अगर पूछा जाए आवर्तकाल क्या होता है, तो आप लोग बताइए। आवर्तकाल ना, आवर्तकाल जिसको बोलते हैं टाइम पीरियड। आवर्तकाल क्या होता है तो आवर्तकाल क्या होगा, एक चक्र, देखो हमारा एक चक्र क्या हो रहा है, ये ना एक चक्र, यही तो है पूरा,
ये पूरा चक्कर कंप्लीट हुआ। एक चक्र को पूर्ण करने में जो टाइम लगता है वही उसका क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है, या उसी को बोलते हैं चक्रकाल। ठीक है, एक चक्र को पूर्ण करने में लगा समय, ये हमारा जो टाइम लगा एक चक्र को पूर्ण करने में, यही क्या कहलाया, आवर्तकाल कहलाया। और इसको दिखाते हैं कैपिटल टी से। ठीक है, ये लिख सकते हो, देखो आवर्तकाल की परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, ऊपर देख लीजिए। एक चक्र को पूर्ण करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। क्लियर दोस्तों, आवर्तकाल कहलाता है। समझ में आया, आवर्तकाल, ये आवर्तकाल की परिभाषा। इसको दिखाते हैं कैपिटल टी से, और टी बराबर जो हमारा होता है वो क्या होता है, टी बराबर 1/f। क्लियर दोस्तों, 1/f होता है। अगर पूछा जाए आपसे यफ क्या है, तो यफ आवृत्ति है ना दोस्तों, यफ क्या है, आवृत्ति है, जिसका हमारे इंडिया में जो फ्रिक्वेंसी होती है कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। अगर पूछा जाए हमारे इंडिया की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो एक चक्र का आवर्तकाल क्या होगा, तो आप लोग क्या बताओगे, टी बराबर 1/85 तो करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.02 सेकेंड ना। इसका मतलब जो इंडिया की फ्रिक्वेंसी है उसके हिसाब से जो हमारा आवर्तकाल होगा एक चक्र का वो कितना होगा, 0.02 सेकेंड। भाग देने पे यही तो आएगा। क्लियर दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग चलते हैं आगे। ठीक दोस्तों, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं। ठीक दोस्तों, चलो आगे। अब दूसरी परिभाषा हमारी बनती है क्या, दूसरी परिभाषा हमारी बन जाती है क्या, आवृत्ति। तो आप लोग बताइए आवृत्ति क्या होती है, जल्दी जल्दी बताइए आवृत्ति होती क्या है। तो आवृत्ति होती क्या है कि एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या ना। देखो परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, आप लोग एकदम बस खाली समझते रहो आराम से, और सभी लोग अंत तक बने रहना है जिससे सबको समझ में आ जाए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति क्या होता है, एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या, पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या, उसकी क्या कहलाती है, एसी की आवृत्ति कहलाती है। क्लियर दोस्तों, समझ में आया। एक सेकंड में जितना चक्कर लगेगा वही क्या कहलाएगी, उसकी आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, तो एक साइकिल क्या हुआ, एक चक्र हमारा यही तो कहलाया। तो इसका देखो आपको परिभाषा समझ में आएगी। चक्र की बात करें तो इसका चक्र क्या हुआ, एक चक्र को पूर्ण, यही तो एक चक्र है। देखो चक्र भी समझ लो, ये हमारा क्या, अगर आपसे पूछे ये क्या है तो एक चक्र ही तो है यार, एक चक्र पूर्ण हुआ और एक चक्र ये पूरा है। और तो एक सेकंड में जितने ज़्यादा चक्कर लग जाएंगे वही उसकी क्या कहलाएगी, आवृत्ति कहलाएगी। तो आवृत्ति बराबर क्या होता है, अगर आवृत्ति बराबर आपसे बात करें तो यह बराबर क्या लिखोगे, 1/t, और इसका मात्रक हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड। क्लियर दोस्तों, हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड, या यह बराबर क्या लिख सकते हो, ω/2π। क्लियर दोस्तों। और फ्रिक्वेंसी अगर मशीन के अकॉर्डिंग निकालना होता तो क्या निकालते हैं, बराबर Np/120। यहाँ से भी फ्रिक्वेंसी निकाली जा सकती है। ये फ्रिक्वेंसी कहाँ से जनरेट होती है, अल्टरनेटर से जनरेट होती है, क्योंकि ये P क्या है, पोल, पोल नंबर ऑफ पोल। ये क्या है, ये आप लोग बताइए क्या है, N, स्पीड, किस स्पीड से वो घूम रहा है, आरपीएम में, और किस में, आरपीएम मतलब राउंड पर मिनट। P कांस्टेंट है, F निकल आएगा। क्लियर। इसका मतलब अगर पोल की संख्या किसी मशीन बढ़ाओगे तो आवृत्ति बढ़ जाएगी, आरपीएम बढ़ाओगे तब भी स्पीड बढ़ जाएगी। क्लियर। मगर दोनों एक दूसरे के क्या, अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ स्पीड आरपीएम में और पोल में क्या संबंध होता है तो P प्रोपोर्शनल 1/n। अगर पोल बढ़ाओगे तो स्पीड अपने आप डाउन हो जाएगी, ये अपना उसी हिसाब से सेट होता है। क्लियर दोस्तों, तो ये समझ में आ गया। तीनों फार्मूले आप लोग नोट कर लीजिए, F बराबर Np/120 ना, तीनों आपको याद रखना है। और हमारा मात्रक हर्ट्ज या फिर साइकिल पर सेकंड होता है। क्लियर दोस्तों, सब कुछ समझ में आ गया।
चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, हम मिटाते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। अगली परिभाषा हमारी क्या होगी? अगली परिभाषा हमारी होगी तात्क्षणिक मान। क्लियर दोस्तों? क्या होगी? तात्क्षणिक मान। नाम तो सुने होंगे ना, तात्क्षणिक मान। तात्क्षणिक मान क्या होता है? जो कोई ऐसा मान जो कभी अचानक ले लिया जाए ना दोस्तों, कोई अचानक मान। जैसे हम आपको बताया कि जो एसी धारा होती है हमारी, क्या होती है, वो लगातार बदलती रहती है, और एसी धारा लगातार बदलती रहती है। उसी बदलते समय कोई मान अचानक नोट कर लिया जाए ना, एसी धारा का जो मान है हर प्रति क्षण बदल रहा है, उसी बदलते क्षण में किसी समय कोई मान जो नोट कर लोगे, जो आएगा वही हमारी क्या कहलाएगी? तात्क्षणिक मान कहलाएगा। जैसे अब देखो, हम तुमको आपको बता रहे हैं, ये देखो, ये हमारी एसी है। ये एसी में हमारा क्या हुआ, हर क्षण यहाँ पे धारा का मान कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, हर जगह देखो धारा का मान हमेशा बदल रहा है। और किसी, ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है। क्लियर? किसी भी साइकिल में, दोनों में से किसी भी एक साइकिल में, दोनों साइकिल में आप देखोगे, दोनों में धारा का मान प्रति क्षण बदल रहा है। तो आप चाहे पॉजिटिव साइकिल में या नेगेटिव साइकिल में, किसी भी साइकिल में अचानक कोई मान क्या कर लो, ले लो ना, बदलते समय प्रति क्षण बदल रहा है, उसी बदलते समय कोई मान जो नोट कर लोगे, वही आपका क्या कहलाएगा? तात्क्षणिक मान कहलाएगा ना दोस्तों। क्या कहलाएगा? तात्क्षणिक मान कहलाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, उसकी परिभाषा लिखाने की जरूरत है नहीं। अब हम लोग चलते हैं अधिकतम मान। क्लियर दोस्तों? अधिकतम मान देखते हैं क्या होता है। अगली हेडिंग क्या है? अधिकतम मान। अधिकतम मान, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? अगला नाम शिखर मान। देखो सारे नाम हिंदी में याद रखना आप लोग यार, चूँकि फिक्स नहीं होता है यूपीपीसीएल में वो कौन सा नाम हिंदी का देगा। तो अगर आप लोग को इंग्लिश नहीं मालूम रहेगी इसकी, तो आप लोग भूल जाओगे। हमने पता चला अधिकतम मान पढ़ाया, पेपर में शिखर मान से पूछ लिया, तो आप बता ही नहीं पाओगे, कहोगे सर ने बताया ही नहीं। अधिकतम मान, शिखर मान या फिर आयाम। प्लीज़ तीनों नाम आपको नोट कर लेना। देखो अधिकतम मान की इंग्लिश होती है मैक्सिमम वैल्यू, इंग्लिश ज़रूर जानना, मैक्सिमम वैल्यू। और इसकी होती है पीक वैल्यू, और इसकी होती है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। क्लियर दोस्तों? तो तीनों नाम सेम है। तो ये क्या होता है? प्रत्यावर्ती राशि में ना, ध्यान सुनना परिभाषा, हम परिभाषा लिख भी दे रहे हैं, आप लोग देखो सुनो। अधिकतम मान की परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आप लोग बता ही ना पाओ अधिकतम मान। देखो प्रत्यावर्ती राशि के, प्रत्यावर्ती राशि के पॉजिटिव या नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव या नेगेटिव साइकिल में मैक्सिमम विस्थापन, मैक्सिमम विस्थापन जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम विस्थापन ही अधिकतम मान या शिखर मान या आयाम कहलाता है। क्या दोस्तों? आयाम। देखो चाहे पॉजिटिव साइकिल लो चाहे नेगेटिव साइकिल, ये पॉजिटिव साइकिल है, ये देखो सबसे अधिकतम पॉइंट कहाँ मिल रहा है? यहीं पे ना, ये पॉजिटिव साइकिल में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है यही क्या कहलाएगा? आयाम कहलाएगा। या फिर इसमें जो नेगेटिव साइकिल में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वही, चूँकि देखो इसी अधिकतम मान को तो ही BM से दिखाते हैं या IM से, तो ये क्या है? पॉजिटिव साइकिल या नेगेटिव साइकिल में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सॉरी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब अधिकतम विस्थापन ही आपको क्या कहलाएगा? आयाम कहलाएगा। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक आपको समझ में आया? तो आप लोग इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए, हम लोग चलते हैं आगे। क्लियर दोस्तों? तो आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए जिससे सभी लोग जुड़ते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। क्लियर? चलो दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। अब हमारी छोटी छोटी परिभाषाएं हो गई हैं, अब हम लोग देख लेते हैं विद्युत वाहक बल का समीकरण ना। एसी में जो होता है विद्युत वाहक बल का समीकरण जो आता है
उसको देख लेंगे कैसे निकलता है। तो विद्युत वाहक बल के समीकरण के लिए हम लोग चलते हैं। तो अगर प्रत्यावर्ती वोल्टेज या धारा का समीकरण ना, यही आपको देखना है। प्रत्यावर्ती राशि में जो वोल्टेज और धारा का समीकरण होता है वो क्या होता है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे, चूँकि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसका डेरिवेशन की। तो हम अगर विद्युत वाहक बल के फॉर्म में लिखेंगे तो आपका क्या आएगा, तो विद्युत वाहक बल के फॉर्म में लिखो तो E बराबर EM साइन ओमेगा टी। इफ ओमेगा टी बराबर थीटा मान लोगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, EM साइन थीटा। ये भी हो सकता है पेपर में आ जाए, ये भी, तो दोनों सही है। तब ओमेगा टी बराबर थीटा मान लिया गया। और इसका अगर मात्रक पूछे तो क्या करोगे, वोल्ट, और इसका भी मात्रक वोल्ट कहलाएगा। क्लियर दोस्तों। अब अगर वोल्टेज के फॉर्म में पूछे तो आप लोग बताओ क्या लिखोगे। अगर पूछे इसका वोल्टेज के फॉर्म में क्या होगा तो आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या लिखोगे कि इसका वोल्टेज के फॉर्म में क्या आएगा। तो देखो अगर वोल्टेज के फॉर्म में आपसे पूछे तो B बराबर BM साइन ओमेगा टी, इक्वेशन 1, या फिर इसको लिख सकते हो B बराबर BM साइन थीटा, ये भी लिख सकते हो जब ओमेगा टी बराबर थीटा है, क्योंकि ओमेगा टी बराबर थीटा। क्लियर दोस्तों। अब देखो इसको ओमेगा टी, चूँकि हम जानते हैं, देखो हम जानते हैं ओमेगा बराबर, यहाँ पे लिख सकते हो बी नो दैट नहीं जानते हो तो जान लो, बी नो दैट हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई होता है ना। अब देखो क्या लिख सकते हो, बी बराबर BM साइन 2 पाई एफ, ओमेगा बराबर, और टी तो रहेगा। तो एक इक्वेशन हमारा क्या बन सकता है, ये भी तो बन सकता है, इक्वेशन नंबर 2 इसका। अब देखो अब तीसरा इक्वेशन भी बना सकते हैं, b बराबर क्या होगा, BM साइन, उसके बाद 2 पाई तो रहेगा ही, एफ बराबर क्या होता है 1/t, तो टी नीचे कर दो। ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, 3rd। और कैसे हो गया, चूँकि लिख लो, चूँकि f बराबर 1/t। क्लियर दोस्तों। ये हमारा 3 वोल्टेज के फॉर्म में इक्वेशन बना। अब आपको जब न्यूमेरिकल लगवाया जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कौन सा, किस सूत्र पे, इस सूत्र पे सवाल है कि इस पे है कि इस पे है। तो जर्नली जो सवाल आता है हमको आपको बता दें, सबसे ज़्यादा 90% चांस रहता है b बराबर BM साइन 2 पाई FT पे ही रहता है। 100%, हम 90 कह रहे हैं मगर 100% ही उसी पे रहता है कि इसी पे आपका न्यूमेरिकल आएगा। इसी पे जो न्यूमेरिकल आएगा तो आपसे पूछ लेगा इसका पीक फैक्टर पीक मान निकालो, उसके बाद RMS मान निकालो, उसके बाद पावर पीक वो फ्रॉम फैक्टर निकालो, पीक फैक्टर निकालो, A to Z सारे हम लोग, मगर हम आपको 2-3 सवाल लगवाएंगे। अभी हमने पीक फैक्टर पढ़ाया नहीं, पढ़ाएंगे ना, उसके बाद ज़बरदस्त तरीके से आपको सवाल बताया जाए। बस आप लोग वीडियो को शेयर करते रहो, वीडियो में बने रहो। इतना हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, इसी प्रकार धारा की बात करें। इसी प्रकार धारा के भी निकालना है, धारा का समीकरण। तो धारा क्या हो जाएगी, I बराबर IM साइन ओमेगा टी, ये हो सकती है, या फिर इसको मान सकते हो I बराबर IM साइन थीटा। क्लियर दोस्तों, एकदम बहुत आराम समझना। थीटा के फॉर्म में लिख दोगे, चूँकि लिख लो, चूँकि ओमेगा टी बराबर थीटा। क्लियर। अब देखो इसका भी फॉर्म और अप्लाई करो। देखो I बराबर IM साइन ओमेगा बराबर, फिर लिख लो 2 पाई FT। देखो इस वाले फॉर्म के अकॉर्डिंग हो गया कि नहीं। तथा तीसरा वाला I बराबर IM साइन 2 पाई, यह बराबर 1/t कर दोगे, कैपिटल T यहाँ पे T है, इक्वेशन नंबर 3rd। तीनों इक्वेशन देखो, हमने धारा का भी 3 इक्वेशन बना दिया, हमने वोल्टेज का भी 3 इक्वेशन बना दिया। आपको तीनों इस वोल्टेज के धारा के समझ में आया कि नहीं इक्वेशन, समीकरण। आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए कि आपको तीनों समझ में आया कि नहीं।
आ गया। और मात्रक पूछे तो आप लोग याद रखना यार, यहाँ का हमने लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख लेना बोल्ट। क्या होगा? बोल्ट। यहाँ भी क्या आएगा? बोल्ट। और यहाँ एम्पियर। क्या आएगा? एम्पियर। यहाँ पे आएगा एम्पियर, और यहाँ का भी आएगा एम्पियर। तो सारे मात्रक आपको याद रखना, तो किस मात्रक कभी कभी नीचे लिखा रहता है तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर दोस्तों? तो आपको समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक आ गया? तो प्लीज़ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट? बहुत अच्छे। चलो, और ठीक दोस्तों, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बस ऐसे मेहनत करते रहो। मेहनत के साथ साथ वीडियो को भी आज शेयर करते रहो ना। आप लोग वीडियो शेयर करो, जिससे ज़्यादा से लोग जुड़े, तब और मज़ा आएगा। क्लियर? मिटा रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, एक संबंध पूछता है बहुत ना, इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री में संबंध ना, इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री में संबंध। तो आप लोग ये नोट कर लो, इलेक्ट्रिकल डिग्री तथा मैकेनिकल डिग्री में संबंध। ठीक दोस्तों, दोनों में संबंध बहुत पूछता है, तो आप लोग कमेंट करके बताओ, जिसको पता है आप लोग जल्दी से बताइए कि क्या आएगा संबंध। इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री में क्या संबंध होता है? तो इलेक्ट्रिकल डिग्री मैकेनिकल डिग्री में क्या संबंध होता है? यदि देखो देखो कैसे लिखता है, यदि यदि इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर थीटा ई, मैकेनिकल डिग्री बराबर थीटा एम, या मतलब मैकेनिकल, और नंबर ऑफ पोल बराबर P, देन तब क्या होगा? देन थीटा मैकेनिकल बराबर थीटा इलेक्ट्रिकल P/2। बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इम्पॉर्टेंट। थीटा मैकेनिकल बराबर थीटा इलेक्ट्रिकल P/2। क्लियर दोस्तों? तो समझ में आया? इस फार्मूला एकदम नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको बताते हैं, इसमें आपको कुछ अभी ट्विस्ट दिखाते हैं, इसमें आता क्या है, पूछता क्या है। तो देखो, इसमें ये तो आपको फार्मूला तो आ ही सकता है पेपर में, उसके बाद पूछ लेता है कब थीटा इलेक्ट्रिकल और थीटा मैकेनिकल आपस में बराबर होंगे। तो देखो दोस्तों, थीटा इलेक्ट्रिकल और थीटा मैकेनिकल आपस में बराबर होंगे जब थीटा मैकेनिकल बराबर थीटा इलेक्ट्रिकल, जब P बराबर 2, मतलब पोल की संख्या क्या हो जाए? 2 हो जाए। पोल की संख्या 2 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पर रखोगे, 2 2 कट जाएगा ना, तो थीटा मैकेनिकल बराबर थीटा इलेक्ट्रिकल हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि कब थीटा इलेक्ट्रिकल थीटा मैकेनिकल डिग्री आपस में बराबर होते हैं, तो आपको बताना है जब पोलों की संख्या क्या हो? 2 हो। क्लियर दोस्तों? तो आप लोग कमेंट करके बताइए ये समझ में आया कि नहीं। ना आया हो तो आप लोग फिर से कमेंट करके बताइएगा, फिर से बता देंगे। ठीक दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को शेयर करो और देखते रहो सक्सेस अड्डा फॉर यू। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे। हम लोग देखेंगे कुछ इसमें फार्मूले हैं, जैसे आरएमएस वैल्यू क्या होती है और एवरेज वैल्यू क्या होती है। ये सारी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। इसका मान पूछता है ना कि आरएमएस वैल्यू का मान क्या होता है, या फिर हमारे एवरेज वैल्यू का मान क्या होता है। यहाँ उसका फार्मूला निकालेंगे, जिससे हम लोग क्या करेंगे, आराम से सवाल लगाएंगे। तो आरएमएस वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है, तो हम लोग ये जानते हैं कि जो एसी सर्किट होती है, जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी होती है, प्रत्यावर्ती राशि जो होती है, उसका एक पूर्ण चक्र के लिए अगर मान पूछा जाए तो एक पूर्ण चक्र के लिए जो मान होता, औसत मान होता है, क्या होता है? 0 होता है। तो एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान 0 होता है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, आरएमएस वैल्यू को तो फाइंड कर ही नहीं सकते हैं।
इसका मतलब आरएमएस वैल्यू को फाइंड कैसे करेंगे या ज्ञात कैसे करेंगे। तो आरएमएस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमको सबसे बढ़िया क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको तात्क्षणिक मान निकालना पड़ेगा। आपसे पेपर पूछ लिया जाएगा अगर आरएमएस वैल्यू ज्ञात करना है तो आप किससे निकालोगे, विद द हेल्प ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तात्क्षणिक मान धारा का हो या वोल्टेज का हो, कि दोनों में से किसी एक का हम लोग तात्क्षणिक वैल्यू निकाल लेंगे, वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आरएमएस वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। क्लियर दोस्तों। अगर औसत मान की भी बात करेगा कि औसत मान कैसे निकालेंगे, वो भी तात्क्षणिक मान से ही निकलेगा, क्योंकि एसी का एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान 0 होता है, तो वहाँ से हम लोग निकाल ही नहीं पाएंगे तात्क्षणिक मान। इसीलिए तात्क्षणिक मान ज्ञात होना बहुत आवश्यक है। अब बात अगर आ जाती है कि आरएमएस वैल्यू ज्ञात करना क्यों आवश्यक है, पूछ सकता है ना कोई आपसे कि आरएमएस वैल्यू ज्ञात करना क्यों आवश्यक है। चूँकि हम ये जानते हैं एसी में जितने भी हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चाहे एमीटर हो चाहे वोल्ट मीटर हो, जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं सब आरएमएस वैल्यू को ही पढ़ते हैं। क्लियर दोस्तों। तो हमारा जो जितने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो आरएमएस वैल्यू को पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको आरएमएस वैल्यू को फाइंड करना या ज्ञात करना बहुत आवश्यक हो जाता है। क्लियर दोस्तों। तो आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, फिर हम लोग आगे फिर चलेंगे, ऐसी आराम से पढ़ेंगे बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है, चाहे थ्योरी का हो चाहे ऑब्जेक्टिव का हो चाहे न्यूमेरिकल होगा एसी में। बस आप लोग पर डे वीडियो में लाइव रहना, बस एक ही काम आपको करना है। तो आप लोग ऐसे ही सक्सेस अड्डा फॉर यू चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को शेयर करते रहें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।